राज्य में कोरोना के 137 सक्रिय मामले शेष। 24 घंटे में 20 लोगों ने दी कोविड को मात। रांची में अचानक बढ़े मामले। प्रदेश भर में 27 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों के झारखंड में मौजूदगी से राजनीतिक पारा चढ़ा। दोनों ने बैठक कर दिए टिप्स। देवघर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 27 मोबाइल एटीएम, पासबुक और नकद रुपए बरामद। हजारीबाग से भी 4 अपराधी पकड़ाए। और राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग कैंप का खेल मंत्री ने जमशेदपुर में लिया जायजा। राज्य में खेल सुविधाओं के विकास पर दिया बल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये महत्वपूर्ण संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर से लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 47,092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35,181 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 35,181 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.48% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 3,89,583 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.62% है, जो कि लगातार 69 दिन से 3% से कम पर बना हुआ है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.80% हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों ने कोविड को मात दी, जबकि प्रदेश भर में 27 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें आधे से अधिक 15 मामले अकेले रांची में ही मिले। राज्य में फिलहाल कोरोना के 137 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.48% है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने कोविड रोधी टीके लगवाए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। वहीं देश भर में अब तक कुल 52 करोड़ 48 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो कि 9 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि राज्य का सर्वोच्च पंचायत सही ढंग से संचालित हो, यह सभी की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र का इस्तेमाल जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए होना चाहिए, जिसमें अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में गर्माहट दिख सकती है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा जन सरोकारों पर सरकार को घेरने के मूड में है। वहीं समसामयिक राजनीतिक मसलों पर भी झारखंड विधानसभा का पारा बढ़ सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल
भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी झारखंड में ही मौजूद हैं। दोनों नेताओं ने झारखंड पहुंचते ही पार्टी नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक और मंथन का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस जेएमएम सरकार प्रदेश में बीजेपी ने कैसा एक एटमॉस्फेयर देके गए थे और आज 1.5-2 साल के बीच में प्रदेश में क्या परिस्थिति हुआ है उसके बारे में झारखंड के जनता को पूछिए। झारखंड जनता इसका सही जवाब दे रही है। कल विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें उपस्थित होने के लिए आया हूँ। नहीं, देखिए पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार एक है, परिवार में बातचीत होती रहती है। इसके साफ तौर से मुझे जानकारी है कि अध्यक्ष ने और कार्यकारी अध्यक्षों ने अपनी बात स्पष्ट रूप से मीडिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने लोहरदगा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और संगठन की मजबूती समेत अनेक विषयों पर उनका मार्गदर्शन किया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने लोहरदगा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि साल 2024 में फिर से झारखंड में भाजपा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का जो मिशन है, विजन है, जो आज थोड़ा दिल्ली पड़ा है, यहाँ सोरेन सरकार के कारण हम 2024 में फिर से झारखंड में भाजपा का सरकार बनाने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में श्री सैकिया ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त सहयोग कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात भी कही। जो गति है उसको तेज करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के काम करेंगे। समाज के जो पीड़ित वंचित जो लोग हैं उनके साथ उनको जो एम्पावर्ड करने के लिए हम लोग काम करेंगे। लोहरदगा में पार्टी के बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय सुदर्शन भगत समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 27 मोबाइल, एटीएम, पासबुक और चेकबुक समेत नकद रुपए बरामद किए गए हैं। राजा कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मार्गमुंडा थाना अंतर्गत करो थाना अंतर्गत जगगाटी, मधुपुर थाना अंतर्गत मऊआ ढाबर, लखनऊ, मोहनपुर थाना अंतर्गत बांट, नगर थाना अंतर्गत बरमसिया से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और एटीएम 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और एक। इधर अपराधियों के खिलाफ हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विष्णुगढ़ पुलिस ने अमन साव गिरोह के 4 अपराध कर्मियों को चित्रामो जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से रिवॉल्वर, पिस्टल एवं जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। समाचारों का सिलसिला यहीं पर जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और वैक्सीनेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड को जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कल मनरेगा प्रधानमंत्री आवास टीकाकरण, कोरोना जांच के लिए सैंपल टेस्टिंग समेत कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण में और तेजी लाने का निर्देश दिया और लंबित योजनाओं को सही समय पर पूरा करने को भी कहा। उपायुक्त ने भू हस्तांतरण एवं भू अर्जन से जुड़ी विषयों की भी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत जमीन के भू हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों, जमीन हस्तांतरण से संबंधित जमीनों की सूची बनाकर अभिलेख प्रस्ताव ससमय तैयार करने का निर्देश दिया। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के लिए जमशेदपुर में अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक 6 महीने का प्रशिक्षण और कंडीशनिंग कैंप चल रहा है, जिसका खेल मंत्री हफीजुल हुसैन अंसारी ने अवलोकन किया। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हुसैन अंसारी ने जमशेदपुर पहुंचकर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग कैंप में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस कैंप में अलग अलग राज्यों के कुल 30 खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनमें 2 खिलाड़ी झारखंड से भी हैं। कुल 30 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से हैं। वहीं झारखंड से भी 2 खिलाड़ी इस कैंप में हैं। झारखंड में झारखंड सरकार की ओर से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से हम स्वागत करते हैं। खेल नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में सरकार स्टेडियम का निर्माण कराएगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। खेल मंत्री ने बताया कि हॉकी के लिए खूंटी, सिमडेगा और रांची में एस्ट्रो टर्फ ट्रैक लगाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ताकि युवा मुख्य धारा से जुड़ें। हर प्रखंड में एक स्टेडियम का प्रावधान है, वो बहुत जल्दी हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं। इसका हम लोग धरातल पर मौके पर मौजूद खेल विभाग के निदेशक जिशान कमर ने बताया कि मुख्य प्रयास से झारखंड सरकार और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद 16 अगस्त से जमशेदपुर में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग कैंप चल रहा है। इस दौरान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक यादव ने बताया कि भारत 17 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो देश के लिए गर्व का विषय है। ये टीम, जैसा कि जिशान जी ने बताया, ये टीम एशियन कप के लिए प्रिपेयर कर रही है, जो 17 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला है। इंडिया बीइंग द होस्ट हमारे लिए और भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसे स्तर के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान लोइतोबाम आशा लता देवी ने जमशेदपुर में खिलाड़ियों को मिल रही सुविधा पर प्रसन्नता जताई और एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया। इतना बड़ा टूर्नामेंट हमें इंडिया होस्ट करेगा, वो दिन हमें तुम लोग क्या कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और हमारी तरफ से पूरा कोशिश करने वाले हैं। भारत में साल 2022 में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें टीम इंडिया से खेल प्रेमियों को काफी उम्मीदें हैं। टीम के खिलाड़ी फिलहाल जमशेदपुर में प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग कैंप में पसीना बहा रहे हैं ताकि चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकें। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में आज की शुरुआत अच्छी रही। भारत की प्राची यादव कैनो स्प्रिंट में शानदार शुरुआत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं बैडमिंटन में सुहास एलवाई और तरुण ढिल्लन भी अपना अपना मुकाबला जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। आसान गेम में 21-9, 21-3 से शिकस्त दी सुहास को इस मुकाबले को जीतने में केवल 19 मिनट का वक्त लगा। वहीं पुरुष एकल के SL4 ग्रुप प्ले स्टेज में भारत के तरुण ने जीत के साथ शुरुआत की है। तरुण ने थाईलैंड के सिरिपोंग को 2-0 से हराया। तरुण ने मुकाबले को 23 मिनट में 21-7, 21-13 से अपने नाम किया। वहीं महिला युगल SL3 SU5 ग्रुप प्ले स्टेज में भारत की
पलक कोहली और पारुल परमार को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को चीन की हिफांग चेंग और हुई हुई मां की जोड़ी ने 21-7, 21-5 से हराया। भारत को लॉर्ड्स में एक पारी और 76 रनों से हराकर इंग्लैंड ने न सिर्फ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जोरदार वापसी की, बल्कि सीरीज को 1-1 की बराबरी पर भी ला खड़ा किया। दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट 2 सितंबर को आज से केनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम की बात करें तो टीम का केनिंगटन ओवल के मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। टीम ने इस मैदान पर अपना पिछला मुकाबला साल 2018 में खेला था, जहां टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में चौथे टेस्ट में टीम के सामने वापसी एक बड़ी चुनौती है। रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पोषण के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि जिलेवासी खुद भी जागरूक रहें और अन्य लोगों को भी जागरूक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है अभी पोषण माह का ये कार्यक्रम, जो पूरे सितंबर महीने तक चलेगा। इसमें बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए तमाम तरीके की जो राज्य सरकार के द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है और साथ ही बच्चों को पूरक पोषाहार एवं अन्य प्रकार का जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद कर रहा है। आजादी के इस सफर में आज हम आपको खूंटी के गुमनाम क्रांतिकारी और अंग्रेजी शोषण के खिलाफ उलगुलान में भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा के संघर्षों की गाथा दिखाते हैं। पेश है खूंटी से एक खास रिपोर्ट। आज हम जिस आजाद हवा और फिजा में सांस ले रहे हैं, उसकी बड़ी वजह महान क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान है। अंग्रेज जब भारत भूमि पर काबिज थे, तब इन्होंने बगावत का बिगुल फूंककर आजादी का शंखनाद किया। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा। गया मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे और दाहिना हाथ कहे जाते थे। गया मुंडा कुल्हाड़ी फेंक कर मारने में काफ़ी दक्ष थे। यहाँ के जो सरवदा में गिरजाघर था, वहाँ पर हमला किए जाने के बाद और बुर्जू चर्च में जब ये लोग आए थे, उसके बाद अंग्रेज पुलिस सक्रिय होकर के जब इनके यहाँ पहुंची थी इन्हें गिरफ्तार करने, तो इन्होंने 7 लोगों को तजना नदी के किनारे मार गिराया था कुल्हाड़ी से। और उसके अगले दिन काफ़ी संख्या में अंग्रेजी पुलिस आकर के और इनको सपरिवार गिरफ्तार किया था। बाद में इन्हें फांसी की सजा दी गई। परिवार के कुछ लोगों को छुड़ाने का काम किया है। भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र गया मुंडा की चर्चा किए बगैर अधूरा है। स्थानीय लोग आज भी उन्हें काफी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इटकेडी में गया मुंडा का ये पुश्तैनी घर है, जिसको देख सकते हैं कि अब इसका जीर्ण अवस्था में ये पड़ा हुआ है। और यहीं पर कहा जाता है कि 1900 में अंग्रेजों ने इनके घर को यहाँ पर आग लगा दिया था और उसके बाद वहाँ से उन्हें पकड़कर लेकर अंग्रेजी हुकूमत की जो पुलिस थी वो यहाँ से उन्हें लेकर गई थी। जिस घर को अंग्रेजों ने आग लगाया था, उस घर के अवशेष अब भी यहाँ पर इनके जो कह सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी के लोग बचे हुए हैं, उन्होंने बचा कर रखा है, संजो कर रखा है। और वो सोचते हैं कि कुछ इसी तरह का घर जैसा उस दौर में रहा होगा, वैसा घर इस अवशेषों को मिलाकर फिर से ये लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। गया मुंडा के वंशज भी उनके परिवार से ताल्लुक पर गर्व करते हैं तथा उनके आदर्श और विचार आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। का वंशज है। पहले पूर्वक हम लोग का बिरसा भगवान के सेनापति थे, फिर भी हम लोग कुछ सहायता और अगुवाई नहीं मिला। जैसे हम लोग था वैसे ही है हम लोग का। और कोई हम लोग को नौकरी खोज रहा था पहले से, लेकिन नौकरी नहीं मिला हम लोग को। बिरसा भगवान का सेनापति लोग को तो नौकरी मिला, लेकिन हम लोग को नहीं मिला।
कैसे योगदान, गया मुंडा जी की क्या याद आप लोग के पास है? कैसे वो लड़ते थे अंग्रेजों से? पहले अंग्रेजी को पहले कुल्हाड़ी से मार देता था पहले, और एकदम 7 आदमी को मार दिए तजना नदी के पास। वही है, इसीलिए हम लोग 5 पीढ़ी से ये कुछ नहीं हुआ अभी तक काम हम लोग का। कैसे उनका जो घर के पास है उसको आप लोग क्या कुछ म्यूजियम या कुछ इस तरह का सोचते हैं कि उसका, उनकी जो याद है उसको आप लोग संजो के रखें ताकि आने वाले लोग उसको देख सके? हाँ, ये तो बनाने चाहते हैं हम, मूर्ति बनाएंगे वहाँ पर घर बना के, वही चाहते हैं हम तो। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब शिद्दत से हम अपने क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, जिनकी बदौलत भारत आज आजाद है। एटकेडी में गया मुंडा की ये आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जहां इनके शहादत दिवस और जन्म दिवस पर लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हें जो सम्मान अब तक नहीं मिला है वो सम्मान देने का प्रयास उनके गांव वाले करते हैं और उनके वंशज करते हैं। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, एटकेडी, खूंटी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। आज़ादी के सफर में आइए आज खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं महान क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के संघर्षों को। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में 2 सितंबर का बहुत महत्व है। 1946 में इस दिन भारत की नई संविधान सभा के जरिए अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली बार भारतीय लोगों के हाथ देश की कमान आई। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी इसी सरकार को ही निभानी थी। बुनियादी तौर पर सरकार का प्रमुख अंग्रेज वायसराय ही थे, लेकिन बाद में उसे मंत्रिपरिषद में बदल दिया गया। मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष के नाते जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार था। ये अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक कायम रही। New Delhi, and although the scene looks quiet enough, there was naturally tense excitement when members of India's interim government, under the leadership of Mr. Nehru, went to the Viceroy's house. They were received by Lord Wavell, who was to administer the oaths of allegiance, of office and of secrecy, whereby Indian affairs passed into the care of an all-Indian cabinet. भारत अगस्त 1947 तक ब्रिटेन की संप्रभुता में रहा, लेकिन अंतरिम सरकार ने अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। संविधान सभा के सदस्यों से ही अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना भी आरंभ कर दिया था। आज हम महान क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सरोजिनी नायडू और जाने माने बांग्ला कवि तथा संगीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को विदेशी धरती पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय है। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने भारत में जारी अंग्रेजी शासन को लेकर जमकर अभियान चलाया। पहले मद्रास और फिर कलकत्ता में पढ़ाई के बाद वीरेंद्रनाथ 1902 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ वे इंडिया हाउस में चलने वाली गतिविधियों के संपर्क में आकर आंदोलनकारी बन गए। इंग्लैंड में चट्टोपाध्याय का यूरोपीय क्रांतिकारियों से गहरा रिश्ता बना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर बर्लिन प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। इस बीच वीरेंद्रनाथ सितंबर 1914 में बर्लिन में स्थापित इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का प्रमुख चेहरा बन गए। इस कमेटी ने भारत के बाहर और भारतीय सैनिकों में जागरूकता अभियान चलाया तथा सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चट्टोपाध्याय ने भारत जर्मन संबंधों की बेहतरी के लिए बर्लिन में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। वे साम्राज्यवाद विरोधी लीग से भी जुड़े रहे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन सोवियत संघ में गुजरे। सोवियत संघ में तत्कालीन स्टालिन की सत्ता ने उन्हें जासूसी का दोषी ठहराया और 1937 में उन्हें गोली मार दी गई।
भारत से बाहर आजादी का अलख जगाने वाले महान शहीद को शत शत नमन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल देश की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता फिट इंडिया क्विज की शुरुआत की। फिटनेस और खेलों पर आधारित ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाए रखना है। फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाने की एक और कड़ी में बुधवार को दिल्ली में फिट इंडिया क्विज लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी शामिल हुए। फिट इंडिया क्विज देश में अपनी तरह की पहली क्विज होगी। इसमें कुल 3.25 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। 1 सितंबर को फिट इंडिया क्विज की लॉन्च किया गया है। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगी और इसके लाखों स्कूल देश भर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 करोड़ 25 लाख रुपए के इसमें इनाम मिलेंगे और इसमें जहां स्कूल को इनाम लाखों रुपए का मिलेगा, वहां पे खिलाड़ियों को भी लाखों रुपए के इनाम इसके साथ साथ मिल रहे हैं और जो पैसा स्कूल को मिलेगा उसको भी खेल गतिविधियों पर खर्च करना होगा। पहली बार इतना बड़ा आकार से सारे विद्यालय को एक साथ जोड़कर, सारे शिक्षार्थियों को एक साथ जोड़कर इस फिट इंडिया मिशन में फिट इंडिया क्विज कंपटीशन की। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में कोरोना के 137 सक्रिय मामले शेष। 24 घंटे में 20 लोगों ने दी कोविड को मात। रांची में अचानक बढ़े मामले। प्रदेश भर में 27 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों की झारखंड में मौजूदगी से राजनीतिक पारा चढ़ा। दोनों ने बैठक कर दिए टिप्स। देवघर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 27 मोबाइल, एटीएम, पासबुक और नकद रुपए बरामद। हजारीबाग से भी 4 अपराधी पकड़ाए। और राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग कैंप का खेल मंत्री ने जमशेदपुर में लिया जायजा। राज्य में खेल सुविधाओं के विकास पर दिया बल।